नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, इसके बाद महापाषाण काल और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता को, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल। तो ये सारे टॉपिक आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे आने वाले और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को इनकी विशेषताओं के आधार पर 3 समयावधि में बांटा गया है। सबसे पहले आता है आपका प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आता है आद्यैतिहासिक काल और उसके बाद आता है आपका ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के जो हमें उपकरण मिले हैं, जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, वो आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल से बिल्कुल अलग है। इसके अतिरिक्त प्रागैतिहासिक काल में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, कोई भी हमें रिटन एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन वही यदि हम बात करें आद्यैतिहासिक काल में, तो यहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य तो मिली है, लेकिन ये नॉन रीडेबल है, हम इसे पढ़ नहीं सकते। और इसका बेहतर एग्जाम्पल है हड़प्पा सभ्यता का जो महत्वपूर्ण साइट है धौलावीरा, वहाँ पर हमें एक साइन बोर्ड मिला है जो कि चित्राक्षर लिपि में है, आज तक हम उसे नहीं पढ़ सके हैं। वहीं यदि हम बात करें ऐतिहासिक काल के विषय में, तो यहाँ पर हमें जो भी लिखित साक्ष्य मिले हैं हम उसे बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, मेगास्थनीज का इंडिका, ये सभी। इसके अतिरिक्त प्रागैतिहासिक काल में बेसिकली पत्थरों का इस्तेमाल होता था, इसलिए हम इसे पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आद्यैतिहासिक काल में पत्थरों के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, इसलिए हम इसे ताम्रपाषाण काल या फिर कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करें ऐतिहासिक काल के विषय में, तो यहाँ पर लोहे का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, इसलिए ऐतिहासिक काल को लौह युग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये विशेषताएं हैं प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पुरापाषाण काल के विषय में। पुरापाषाण काल को भी इनकी विशेषताओं के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले निम्न पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल और इसके बाद उच्च पुरापाषाण काल, जिसे उत्तर पुरापाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। निम्न पुरापाषाण काल को तो इनके उपकरणों के आधार पर इसे 2 संस्कृति में बांटा जाता है। पहला चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति और दूसरा है आपका हैंड संस्कृति। यदि हम बात करें चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति के विषय में, तो यहाँ पर जो पत्थर थे वो बेसिकली द्विधारी थे, दोनों ही किनारों को काट करके पूरी तरीके से धारीदार बनाया जाता था, इसलिए हम इसे द्विधारी उपकरण के नाम से भी जानते हैं। तो पत्थर के बने हुए उपकरण जो पानी के बहाव में रगड़ खा करके चिकनी और सपाट हो जाते थे, उनके दोनों किनारों को छील करके उसे धारीदार बनाया जाता था। इस प्रकार से तैयार बड़े आकार वाले उपकरण को चॉपर कहा गया है और हम इसे द्विधारी उपकरण भी कहते हैं। दूसरा है आपका हैंडक संस्कृति। हैंडक संस्कृति को एसुलियन संस्कृति या फिर मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। हैंडक संस्कृति 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक है आपका हैंड यानी कि हाथ और दूसरा आपका एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, यानी कि ऐसे उपकरण जिसका प्रयोग हाथों से हो रहा हो हम उसे हैंडक्स बोलेंगे। रॉबर्ट ब्रूस फूड जो कि एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम के पास पहली बार हाथ की कुल्हाड़ी को प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि क्लीवर और स्क्रैपर 1864 ईस्वी में पहली बार मद्रास के वदुमरई और अतिरम पक्कम में प्रोफेसर किंग को प्राप्त हुआ था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो अरुण सोनाकिया को मध्य प्रदेश के हथनौरा में होमोनिन जीवाश्म प्राप्त हुआ है, जिसे नर्मदा मानव या फिर स्यूपिथेकस सिवलेंसिस के नाम से जाना गया है और ये बेसिकली होमो इरेक्टस प्रजाति का था। जो निम्न पुरापाषाण काल के लोग थे वो शिकारी थे, मांसाहारी थे, भोजन संग्रह करता थे। इनकी जीवन शैली खानाबदोश था, एक से दूसरे स्थान पर जाते थे, आज यहाँ तो कल वहाँ, इस प्रकार से। और ये बेसिकली कोर उपकरणों का प्रयोग किया करते थे। निम्न पुरापाषाण काल के लोगों का संबंध निएंडरथल प्रजाति से है। प्रारंभिक या फिर कहे तो पूर्व मानव को क्रो मैग्नन कहा गया है। अगला है आपका मध्य पुरापाषाण काल। इनके उपकरणों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फलक, बेधनी
और खुरचनी का प्रयोग होता था। अब यहाँ पर चूंकि फलक का प्रयोग हो रहा है, इसलिए मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस चरण का पहचान HD संकालिया के द्वारा किया गया था, महाराष्ट्र के नेवासा में। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि इस समय के जो उपकरण है वो कृष्णा नदी घाटी, हुशंगी घाटी, बेतवा, सोन नदी घाटी, बेलन घाटी, पाकिस्तान के संघाओ गुफा, राजस्थान में लूनी नदी घाटी और डिडवाना, यहाँ से हमें इनके उपकरण और इनके साक्ष्य मिले हैं। इस समय की जो मुख्य विशेषता है वो है आग का साक्ष्य। मध्यपुरा पाषाण काल के जो लोग हैं वो आग जलाना सीख गए थे और आग का उपयोग करना भी सीख गए थे। दफनाने से पहले मृतकों को चित्रित किया जाता था और इसका जानकारी हमें भीमबेटका से मिला है। तो याद रखना कि भीमबेटका से हमें मध्यपुरा पाषाण काल का चित्र मिला है। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि इनकी आश्रय स्थल गुफाएं थी, ये गुफाओं में रहा करते थे। अब हम बात करते हैं उच्चपुरा पाषाण काल के विषय में। तो उच्चपुरा पाषाण काल को बागोर संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कौन कौन से हमें उपकरण मिले हैं? तो ब्लेड, तछनी और खुरचनी। इसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? तो लोहंदा नाला जो कि उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी में है, सोहन घाटी, भीमबेटका और झारखंड का सिंहभूम। ये होमोसेपियंस प्रजाति के थे, ये भी याद रखना आप लोग। जो आज हम लोग आधुनिक मानव देखते हैं, इसकी शुरुआत बेसिकली होती है उच्चपुरा पाषाण काल से। कला एवं रीति रिवाजों को दर्शाने वाली मूर्तियां और अन्य कलाकृतियों की व्यापक उपस्थिति हमें देखने को मिलता है। यानी कि उच्चपुरा पाषाण काल में चित्रकला का पूर्णतः विकास हो चुका था। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि हम होमोसेपियंस प्रजाति आ जाता है, आधुनिक मानव का विकास हो जाता है, जिसके कारण से वनस्पति आवरण में भी कमी दिखाई देने लगता है। तो वनस्पति आवरण में कमी कब से दिखाई देने लगा हमें? तो उच्चपुरा पाषाण काल से दिखाई देने लगा था। अब यहाँ से जून 2014 में UGC नेट के पेपर प्रश्न पूछा गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सोन संस्कृति, इसका संबंध है निम्नपुरा पाषाणकालीन संस्कृति से। नेवासा संस्कृति, इसका संबंध है मध्यपुरा पाषाणकालीन संस्कृति से। बागौर संस्कृति का संबंध है उच्चपुरा पाषाणकालीन संस्कृति से। और कोल्ढिवा का संबंध है नव पाषाणकालीन संस्कृति से। तो A का 2, B का 1, C का 4, D का 3, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल के विषय में। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले हमें 1867 ईस्वी में मिला था और ये दिया गया था ACL कार्लाइल के द्वारा। उन्होंने सबसे पहले विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों का खोज किए थे। तो एक चीज याद रखना कि मध्य पाषाण काल में लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। मानव ने इस काल में सबसे पहले पशुओं को पालना सीखा था और पशुपालन की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिली है? तो राजस्थान के बागौर से और मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल के प्रमुख विशेषताओं के ऊपर। तो सामान्यतः यहाँ पर लघु पाषाणिक औजार पाए गए हैं, जंगली और पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई है। मध्य पाषाण काल के शैल चित्र अब भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि मध्य पाषाण काल में जो पहला जानवर था जिसे पालतू बनाया गया था वो था कुत्ता। मानव सुधार की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत भी मध्य पाषाण काल में हो गई थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, पुरा पाषाण काल के जो लोग थे वो नदी तट के किनारे रहा करते थे। हम इसलिए इसे नदी तटीय अधिवास के अंतर्गत रखते हैं। जबकि मध्य पाषाण काल के लोग बड़े बड़े पत्थरों के गुफाओं के अंदर रहा करते थे। नव पाषाण काल के लोग जमीन के अंदर गड्ढे बना करके रहते थे और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कश्मीर का बुर्ज होम और गुफ कराल। ताम्र पाषाण काल के लोग कच्चे और पक्के मकानों में रहा करते थे। तो ये चीज आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं। आगे यदि हम बात करें तो मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल है उनमें शामिल है राजस्थान का तिलवाड़ा, बागौर और सांभर झील, गुजरात का लंघनाज और लोटेश्वर, मध्य प्रदेश का आदमगढ़, भीमबेटका, उत्तर प्रदेश का चौपानी मांडो, सराय नहराय, महादहा, दमदमा और लेखहिया, बिहार का पैसरा, पश्चिम बंगाल का बिरभानपुर, मेघालय का सेबलगिरी, कर्नाटक का संगनकल्लू और कुबगल समूह, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन कोंडा और रेनीगुंटा और तमिलनाडु का टेरी समूह। अब यहाँ से UGC नेट के पेपर में जनवरी 2017 में प्रश्न पूछा गया था, मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
सामान्यतः लघु पाषाण औजार पाए गए हैं, बिल्कुल सही है। बागौर, लंघनाज और भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, बिल्कुल सही है। जंगली और पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई है, बिल्कुल सही है। मध्य पाषाण काल के शैल चित्र अब भी उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए बी सी डी सारा स्टेटमेंट सही है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मध्य पाषाणिक स्थल बहुत ऊंचे कंकालों के साथ दफन कब्रों को उजागर करता है? तो महादाह करता है और सरायनहर राय करता है, यानी कि सी और डी सही है। सी और डी ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि मध्य पाषाण काल का संबंध होलोसिन से है। महादाह और सरायनहर राय बहुत ऊंचे कंकालों के साथ दफन कब्रों को उजागर करता है। सरायनहर राय मध्य पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल है। महादाह हड्डी के बने आभूषण और उपकरण के लिए जाना जाता है। लेखहिया जो कि विंध्य क्षेत्र में अवस्थित है, यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त होता है। चौपानी मांडो से धान का प्रमाण मिला है और कैलाशडोनी भी मिला है। दमदमा में एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। भारत में भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है। शैल चित्र और भी जगहों पे प्राप्त होती है, जैसे भीमबेटका के अलावा मिर्जापुर, पंचमढ़ी और सुंदरगढ़ से। बागौर लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन और पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। बिरभानपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहाँ से हमें नियमित कृषि का प्रारंभ देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल के विषय में। नवपाषाण शब्द का प्रयोग पहली बार सर जॉन लुबाक के द्वारा 1865 ईस्वी में किया गया था। पुरापाषाण काल के विपरीत इस समय अवधि में लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थरों के औजारों और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू कर दिया था, जिसे सैल्ट कहा गया है। ली मेसुरियर ने नवपाषाण काल का पहला प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में खोजा था। इसके बाद 1872 ईस्वी में निवेलियन फ्रेजर ने कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र को दक्षिण भारत के उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल घोषित किया था। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल के मुख्य विशेषताओं के ऊपर। तो मानव ने इस समय कृषि करना सीखा था और इसका जानकारी हमें मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ दक्षिण एशिया का पहला कृषि बस्ती माना जाता है। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि मिट्टी के बर्तन में इस समय काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिला और गाँव का विकास भी इस समय हुआ था। नवपाषाण काल के लोगों ने पिसा हुआ अनाज और पका हुआ भोजन खाना प्रारंभ कर दिया था। इसके अतिरिक्त ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे याद रखना, बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र और नर्मदा घाटी से पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में मिले हैं। अब हम जो प्रमुख स्थल हैं उनकी विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेहरगढ़ के विषय में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में बोलन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका अन्य नाम है बलूचिस्तान का जन्म भंडार और रोटी की टोकरी। 1974 ईस्वी में फ्रैंकोइस जेरिज के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया था और यहाँ से हमें प्राचीनतम खेती के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम खेती में किस चीज़ का साक्ष्य मिला है? तो गेहूं का और कपास का। रागी का सर्वप्रथम खेती मेहरगढ़ में ही किया गया है। पालतू भैंस और रॉक बांध का साक्ष्य भी हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त याद रखना, मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं। अगली विशेषता है कि मेहरगढ़ से हमें चावल के भी साक्ष्य मिले हैं, अन्नागार के साक्ष्य मिला है, कारीगर का कब्र मिला है। गेहूं और जौ की खेती का प्राचीनतम प्रमाण हमें मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त दंत चिकित्सा का प्रमाण भी हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। बकरी के साथ मालिक को दफनाया जाने का साक्ष्य मिलता है और भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम नवपाषाणकालीन स्थल जो है वो मेहरगढ़ को ही माना जाता है। तो ये सारी विशेषताएं मेहरगढ़ से संबंधित थी, जिसे आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना। अब हम बात करते हैं कश्मीर के विषय में। कश्मीर में नवपाषाण काल के 3 महत्वपूर्ण स्थल हैं, बुर्जहोम, गुफ कराल और कनिष्कपुरा। बुर्जहोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें गर्तावास मिला है और कब्र मिला है। इसके अतिरिक्त याद रखना कि कब्र में मानव के साथ कुत्ते के सावधान के साक्ष्य भी हमें बुर्जहोम से मिलता है। गुफ कराल से भी हमें गर्तावास मिलता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भेड़, बकरियां आदि जानवरों की हड्डियां मिली है और इन हड्डियों से बने उपकरण भी यहाँ से मिले हैं।
जैसे कि हड्डी की बनी सुइयां हमें गुप्त काल से मिला है। इसके अतिरिक्त बिहार के चिरान से भी हड्डी के बने सुइयां मिला है। आगे यदि हम बात करें तो बुर्ज होम का खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा और पीटरसन के द्वारा किया गया था। अगला है लद्दाख। लद्दाख में नवपाषाण काल के दो स्थल हैं, कियारी और गियक। उत्तर प्रदेश में है कोल्डिवा, महागारा, चौपानी मांडो और लोहरा देव। यदि हम लोहरा देव की विशेषताओं के ऊपर बात करें तो नवीन शोधों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लोहरा देव से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि लोहरा देव से गोलाकार फर्श मिला है, स्तंभगर्त चूल्हा मिला है और झील के किनारे या फिर गंगा घाटी में प्रारंभिक कृषि या फिर धान की खेती या फिर कहे तो चावल का साक्ष्य का प्राचीनतम साक्ष्य लोहरा देव से प्राप्त हुआ है। तो ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका बिहार। बिहार में जो है चिरान जो है वो नवपाषाणकालीन स्थल है और यहाँ से हमें हड्डी से बने औजार मिले हैं। कर्नाटक। कर्नाटक का कौन कौन से स्थल नवपाषाण काल का है तो मास्की, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, बुदिहल, संगनकल्लू, हल्लूर, कोडाईगल, वटकल, टी नरसीपुर, टेक्कलकोटा और बेलारी। तमिलनाडु का है पेयमपल्ली, आंध्र प्रदेश का है नागार्जुनकोंडा, पुतनूर, पलवाय, संगनपल्ली, रामपुरम और वीरपुरम। एक चीज याद रखना आप लोग कि कुपगल से, पुतनूर से, पलवाय से, कोडाईगल से, बुदिहल से और संगनकल्लू से राख के टीले मिले हैं। लेकिन एग्जाम में इनमें से कोई 2 या 3 ऑप्शन में दिया हो और कोई एक सिलेक्ट करना हो तो आप लोग संगनकल्लू को सही करके आ जाना। असम और मेघालय में या फिर कहे तो उत्तरी कछार की पहाड़ियों में नवपाषाण काल के 2 स्थल मिले हैं। एक है सरुतारू और दूसरा आपका दार्जिलिंग हार्डिंग। अब यहाँ से 10 जनवरी 2025 को यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन प्राचीन नौ प्रस्तर स्थल है? खोलवी, मसूलीपट्टनम, मेहरगढ़ और कालीबंगा। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मेहरगढ़। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहां पर नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहते थे? तो ये पता चलता है हमें कश्मीर से। कश्मीर का बुर्ज होम और गुपकराल इसके लिए महत्वपूर्ण 2 स्थल हैं। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। राग का टीला ये मिला आपका उतनूर से। आयगपट मिला आपका मथुरा से। अब मुझे इतना पता है कि ए का 4 और बी का 2 है, तो ए का 4 और बी का 2 केवल ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो आप लोग एलिमिनेट करने के लिए भी सीख लो, एग्जाम में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सुहागी घाट इसका संबंध है एसीएल करलाइल से। बालाथल का संबंध है आहड़ संस्कृति से। भीमबेटका का संबंध है वीएस वाकनकर से और बुर्ज होम का संबंध है कश्मीर से। तो सही यहाँ पर अगर विकल्प की ओर देखा जाए तो ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत के नवपाषाण संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या पाया गया है? घीस कर और पॉलिश कर बनाए गए प्रस्तर उपकरण बिल्कुल। हल नहीं, ये गलत है। बैलगाड़ी भी नहीं। खेती से उपजाए गए जौ और मटर बिल्कुल सही है। तो ए और डी सही है। ए और डी ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं ताम्रपाषाण काल के विषय में। ताम्रपाषाण काल को अंग्रेजी में चाल्कोलिथिक एज कहते हैं। यदि हम इसकी विशेषता देखें तो नवपाषाण काल और कांस्य काल इन दोनों के बीच का संक्रमण काल को ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इस समय लोगों ने पत्थरों के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था। अब हम बात करते हैं ताम्रपाषाण काल के जो मुख्य स्थल हैं जहां से एग्जाम में हर बार प्रश्न बनता है उसके विषय में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में है जोधपुर, गणेश्वर, गिलूंद, बलाथल, इसके बाद है आहड़ जिसे बनास भी कहा जाता है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के विषय में तो यहाँ पर है जोरवे, दायमाबाद, इनाम गांव और नेवासा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में है आवरा, सागर में है एरन, उज्जैन में है कायथा और नागदा,
महेश्वर में है नवदा टोली और होशंगाबाद में है खेड़ी नामा। कर्नाटक में है मास्की, पिकलीहल, संगनकल्लू, हल्लूर और ब्रह्मगिरी। ये ऐसे स्थल हैं जहां से एग्जाम में हर बार प्रश्न बनते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन स्थलों को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करके याद कर लेना। आगे यदि हम बात करें तो ताम्रपाषाण काल में गैरिक मृदभान पात्र का प्रयोग किया जाता था और इसकी जानकारी हमें मिलती है हस्तिनापुर से। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों का अगर हम क्रम देखें तो सबसे पहले आता है कोरदेजी, उसके बाद गणेश्वर संस्कृति, कायथा संस्कृति, आहड़ संस्कृति, गैरिक मृदभान संस्कृति, मालवा संस्कृति और सबसे अंतिम में आता है आपका जोरबे संस्कृति। इस क्रम को आप लोग याद रखना, यहाँ से प्रश्न बने हैं एग्जाम में और आगे भी ऐसे प्रश्न बनने की संभावना है। अब हम बात करते हैं महापाषाण काल के विषय में। तो महापाषाण काल जो है वो बेसिकली ताम्रकांस्य काल और लौह काल के बीच का एक संक्रमण कालीन फेज है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति का उदय हुआ था। यदि हम इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो महापाषाण कालीन स्थल जैसे कि ब्रह्मगिरी, मास्की, पुडुकोट्टई, वाराणसी और मिर्जापुर वितरण और विनिमय के मुख्य केंद्र थे। दूसरी बात ये कि दक्षिण भारत की महापाषाणिक कब्रों की खुदाई में हमें लोहे के औजार मिले हैं। आगे यदि हम बात करें तो महापाषाण काल के लोग कृषि कार्य और पशुपालन करते थे। वे कृषि कार्य के लिए लौह उपकरणों का प्रयोग करते थे। उस समय काले और लाल मृदभान का प्रयोग किया जाता था। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया है। दक्षिण भारत में महापाषाण काल के लोग जो थे वो धान और रागी का खेती किया करते थे। आगे यदि हम बात करें तो पांडिचेरी के निकट अरिकामेरु जैसे पतन महापाषाणीय कार्यकलापों जैसे कि व्यापार वाणिज्य के द्वारा समुद्र के तट से जुड़ा हुआ था। इस समय एम्फोरा जो बर्तन था वो मदिरा पीने के लिए रोम के शासकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। वीडी कृष्ण स्वामी के नेतृत्व में दक्षिण भारत की महापाषाण समाधियों या फिर कहे तो कब्रों का खोज हुआ था और इन कब्रों से 33 प्रकार के लोहे के उपकरण हमें मिले हैं। राजस्थान में महापाषाण संस्कृति के अवशेष अरावली पर्वतमाला से मिला है। इसके अतिरिक्त हावड़ा, हंसिया, छोटे शस्त्र और घोड़ों के लिए प्रयोग किए जाने वाले लौह उपकरण हमें जो है महापाषाण युगीन स्थलों से मिला है। कर्नाटक का हल्लूर नवपाषाण और महापाषाण के बीच संक्रमण कालीन फेज को दिखाता है। यहाँ पर हमें तीर मिला है, भाला मिला है और लोहे का सिर मिला है। जखेड़ा से लोहे का बना हुआ हल का फाल मिला है। महाराष्ट्र में माहौर झारी के एक पाषाण युगीन स्थल पर लोहे की कुल्हाड़ी मिली है जिसमें 6% कार्बन है, जिसे इस्पात का साक्ष्य माना गया है। तमिलनाडु में आदिचल्लूर नामक स्थान से पूर्व ऐतिहासिक काल की समाधियों के साथ लोहे के उपकरण मिले हैं। इसके अतिरिक्त ये याद रखना कि मास्की और नागार्जुन कोंडा महापाषाण युग का मुख्य स्थल था। अब कुछ विशेषताएं हैं दक्षिण भारत के महापाषाण युग के बारे में। आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से इसे पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। इसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो पूर्वी सीमा है वो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे है ये। वहीं पश्चिमी सीमा जो है पाकिस्तान में सुतका गेंडोर में है, दास्क नदी के किनारे। उत्तर में जम्मू कश्मीर में है मांडा, चिनाब नदी के किनारे और दक्षिण में है दायमाबाद, महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के विषय में। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में पहली बार हड़प्पा को खोजा गया और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। इससे पहले हमारी अवधारणा थी कि हमारा इतिहास जो है वो वैदिक सभ्यता से ही शुरू होती है, लेकिन जब इसकी खोज हुई तो ये पुष्टि हुआ कि वैदिक सभ्यता से पहले भी भारत में एक सभ्यता थी और इसे नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं जैसे कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेर की सभ्यता और क्रीट की जो सभ्यता थी उनके समय से ही विकसित माना जाता है। इसके अतिरिक्त ये याद रखना कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है और भारतीय पुरातत्व विभाग का जो नींव है वो वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा रखा गया था।
अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा स्थित विशाल टिल्ले का अन्वेषण किया था। इसके बाद 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन विलियम ब्रंटन को ईंटों के टुकड़े के साक्ष्य मिले थे, जिसके बाद उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम के पास भेजा, लेकिन उन्होंने इस सभ्यता के बारे में सही तरीके से जानकारी प्राप्त नहीं कर सके। इसके बाद 1912 ईस्वी में J.A. फ्लिट ने यहाँ से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रस्तुत किया, परंतु वह भी सही तरीके से हमारे भारतीय इतिहास के बारे में मूल्यांकन करने में असमर्थ रहा। इसके बाद फाइनली 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातात्विद दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीलों को पता लगाया। इसके बाद अगले ही वर्ष 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ही राखलदास बनर्जी के द्वारा सिंधु नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो के टीलों को पता लगाया गया। इन सब के बाद 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने हड़प्पा के विषय पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित किया और यह बताया कि यह सभ्यता लगभग उतना ही प्राचीन थी जितना मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी कि लगभग 5000 वर्ष पुराना। और इसी रिपोर्ट में पहली बार सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे यदि हम बात करें तो मार्शल के द्वारा प्रतिपादित हड़प्पा के कालक्रम को रेडियो कार्बन डेटिंग जैसे काल निर्धारण के तरीकों से और भी समर्थन मिला। रेडियो कार्बन 14C जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण किया गया, उसमें बताया गया कि ये सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच अपने अस्तित्व में था। इस प्रकार यह सभ्यता लगभग 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रहा और 2200 से लेकर के 2000 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय था उसे परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। कुछ नवीन शोधों के अनुसार ये भी पता लगाया गया है कि इस सभ्यता का जो समय काल है वो आज से 8000 साल पुराना है। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार इस सभ्यता की दो महत्वपूर्ण राजधानी थी, उत्तर में हड़प्पा और दक्षिण में मोहनजोदड़ो। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के विषय में जहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा के विषय में। हड़प्पा की स्थिति पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है। इसका विभाजन दो तरीके से किया गया है। पश्चिमी भाग को गढ़ी या दुर्ग कहा गया है और पूर्वी भाग को निचला शहर कहा गया है। इसका खोज पहली बार 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। उसके बाद 1940 में MS वत्स के द्वारा और 1946 में REM व्हीलर के द्वारा किया गया था। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है और यूनेस्को ने इसे अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। हड़प्पा से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो पहला, कर्मचारी का निवास स्थल। दूसरा, बेलना का प्रस्तर ड्रिल। 6 की कतार में धान्य कोठार जिनमें जौ और गेहूं शामिल है। तांबे का इका गाड़ी, कार्नेलियन बीड, नर्तकी की मूर्ति जो कि सिलेटी चूना पत्थर से बना हुआ है। R37 कब्र में ताबूत जिसे ताबूत सावधान भी कहा गया है। कांसे का दर्पण, कांसे का रथ, बर्तन पर मछुआरे का चित्र और धोती पहना हुआ एक मूर्ति भी मिला है। अब यहाँ से UGC नेट के पेपर में जून 2011 में प्रश्न पूछा गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। कार्नेलियन बीड ये मिला हड़प्पा से। ताम्र इसका संबंध है राजस्थान से। अरिका मेरू एक बंदरगाह है और ताम्रलिप्ति बंगाल में अवस्थित है। तो A का 3 B का 4, A का 3 B का 4 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में नदी के नाम है, सूची 2 में शहरों के नाम है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। रोपड़ सतलज नदी के किनारे और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे। A का 2 B का 4, A का 2 B का 4, C का 1 D का 3 ऑप्शन नंबर A में है। ऑप्शन नंबर A आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के विषय में। इसकी अवस्थिति पाकिस्तान में सिंधु नदी के दाएं तट पर था। इसका खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। दक्षिण एशिया की सबसे अच्छी संरक्षित बस्ती माना जाता है मोहनजोदड़ो।
सड़कें यहाँ पर पक्के करने का प्रमाण मिला है, जो पूरी हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र मोहनजोदड़ो ऐसा स्थल है। यहाँ के भवनों में गोल स्तंभ दिखाई नहीं देते हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया है। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? सबसे बड़ा भवन अन्नागार, सभागार, पुरोहितावास, सेलखड़ी के बाट, बेलना का प्रस्तर ड्रिल, घोड़े का मृण मूर्ति, नाव के चित्रयुक्त बर्तन, कांसे का कुल्हाड़ी, दाढ़ी वाला साधु, गेहूं और जौ के साक्ष्य, सर्वाधिक संख्या में मुहरे, महास्नानागार, महाविद्यालय, हाथी के कपाल खंड, कांस्य का बना हुआ नर्तकी का मूर्ति, पशुपति शिव का मूर्ति, घरों में कुएं के साक्ष्य, सूती कपड़ा का साक्ष्य जिसे कलश सावधान कहा गया है, और यहाँ से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं, और जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को संकोण पर काटता है। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। मोहनजोदड़ो इसका संबंध है बड़ा अन्नागार से, लोथल का संबंध है आपका ईंटों से बने हुए गोदीवाड़ा से, कालीबंगा का संबंध है नगर दुर्ग और निचला बस्ती से, और सुतका गेंडोर का संबंध है नगर दुर्ग और किलेबंदी की निचली बस्ती से। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 1। ए का 2, बी का 3, सी का 1 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं लोथल के विषय में। ये गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। इसका खोज 1955-56 में एस.आर. राव के द्वारा किया गया था, और ये हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पतन नगर माना जाता है। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उनमें शामिल है भवन द्वार मुख्य सड़क की ओर खुलने का प्रमाण मिला है, बंदरगाह मिला है जिसे डॉकयार्ड या फिर गोदीवाड़ा कहा गया है, जल भंडार का साक्ष्य मिला है, चावल और बाजरा का साक्ष्य मिला है, 3 युग्मित समाधि मिला है जिसे संयुक्त सावधान कहा गया है। इसके अतिरिक्त चतुर लोमड़े की कथा को वर्णित करने वाला एक चित्रित भांड भी मिला है, अग्निवेदिका का साक्ष्य मिला है, सांप के अंकन वाली मुहर, फारसी मुद्रा, अनाज पीसने की चक्की, हाथी दांत और गोरिल्ला के साक्ष्य, मनका बनाने का कारखाना और मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता का आकृति भी हमें मिला है। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। इसका खोज 1953 में अमलानंद घोष ने किया था, और 1960 में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, और यहाँ से हमें प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों चरणों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ दुर्ग एवं नीचे का नगर जो है दोनों ही अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ था। यहाँ अगर साक्ष्यों की बात करें तो अग्निवेदिका मिला है जिसे हम हवन कुंड कहते हैं, ऊंट की अस्थि मिला है, जुता हुआ खेत, युगल सावधान मिला है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को एक जगह पे दफनाया गया था। इसके अतिरिक्त कांच एवं मिट्टी की चूड़ियां मिला है, प्रतीकात्मक समाधि, शल्य चिकित्सा का साक्ष्य मिला है, भूकंप का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें कालीबंगा से ही मिला है, बेलना का मुहर मिला है, और सींग वाले देवता मिला है। तो ये सारे साक्ष्य हमें मिले हैं कालीबंगा से। अगला है बनवाली। बनवाली जो है वो हरियाणा के फतेहाबाद में सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। इसका खोज 1973 ईस्वी में R.S. बिष्ट के द्वारा किया गया था। यहाँ पर सार्वजनिक रूप से जल निकासी का अभाव देखने को मिलता है। मुख्य सड़कें सीधे होने के बजाय घुमावदार दिखाई देते हैं, और यह एक केंद्रीकृत योजना के लिए जाना जाता है। यहाँ पर पूर्व, विकसित और उत्तर हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, और ये जो स्थल है वो प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करता है। अगर हम बात करें बनवाली के साक्ष्यों के विषय में तो यहाँ पर हमें किलेबंदी का साक्ष्य मिला है, अच्छे किस्म का जौ मिला है, तांबे का कुल्हाड़ी, मनका बनाने का कारखाना, तांबे का वनाग्र, हल की आकृति वाली एक खिलौना और बादाम मिला है। अगला है आपका सुरकोटदा। ये गुजरात के कच्छ में अवस्थित है, और इसे 1964 ईस्वी में जेपी जोशी के द्वारा खोजा गया था। यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिले हैं उनमें शामिल है घोड़े की अस्थि और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इसके अतिरिक्त ये याद रखना कि यहाँ से हमें प्राक हड़प्पा संस्कृति का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। अगला है चन्हू-दड़ो। इसकी खोज 1931 में एनजी मजुमदार और 1935 में मैके के द्वारा किया गया था। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। यह एक मात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली है 4:2:1 के रेशियो में। प्राक और उत्तर हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य भी मिला यहाँ से हमें किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है। चन्हू-दड़ो को झुक्कर संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, और हड़प्पाई मोहरों का निर्माण करने का जो प्रमुख केंद्र है वो चन्हू-दड़ो को ही बताया जाता है। इसके अतिरिक्त ये याद रखना
कि यह एकमात्र स्थल है जहां से हमें कोई भी गढ़ नहीं मिलता है। यदि हम चनोदड़ों के साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ से हमें मनके बनाने का कारखाना मिला है, बेलनाकार प्रस्तर ड्रिल मिला है, 4 पहियों वाला गाड़ी, एक मुद्रा पर 3 घड़ियाल का चित्र, लिपस्टिक और इत्र। अब हम बात करते हैं धौलावीरा के विषय में। तो गुजरात में मानसर या फिर कहे तो मानहर नदी के किनारे ये बसा हुआ है। इसका खोज 1967-68 में जगपति जोशी के द्वारा और 1990-91 में RS बिष्ट के द्वारा किया गया था। धौलावीरा का अर्थ है सफेद कुआं। धौलावीरा को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है और यह स्थल जो है आभूषण निर्माण का केंद्र था। यहाँ से काष्ठ का निर्यात होता था। और एक चीज याद रखना आप लोग कि यहाँ से हमें पशुओं और मनुष्यों की कोई भी मूर्ति प्राप्त नहीं हुआ है। गढ़ी नगर का मध्य भाग और बाहरी भाग का प्रमाण हमें धौलावीरा से ही देखने को मिलता है। यदि हम बात करें धौलावीरा में पाए गए साक्ष्यों के विषय में तो इसमें शामिल है सूचना पट यानी कि चित्राक्षर लिपि में पाया गया आपका साइन बोर्ड, दूसरा है आपका स्टेडियम जिसे क्रीड़ा स्थल कहा गया है। इसके अतिरिक्त एक श्रृंगेरी पशु की आकृति, किलेबंदी का साक्ष्य, गुलाबी मृद भांड, बड़ा सा कब्रिस्तान, अंतर क्षेत्रीय व्यापार का जानकारी, बेलनाकार प्रस्तर ड्रिल, वेधशाला का प्रथम साक्ष्य, जल प्रबंधन प्रणाली की मौजूदगी और यहाँ से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण भी हमें मिले हैं। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था जनवरी 2017 में, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? बनावली, धौलावीरा, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका धौलावीरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। MS वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन आरंभ किया जाना, ये किया गया था 1940 में। REM व्हीलर के द्वारा हड़प्पा में उत्खनन किया जाना, ये किया गया था 1946 में। SR राव के द्वारा लोथल में उत्खनन आरंभ किया जाना, ये किया गया था 1955-56 में। BB लाल और BK थापर के द्वारा कालीबंगा में उत्खनन आरंभ किया जाना, ये किया गया था 1960-61 में। RS बिष्ट द्वारा धौलावीरा में उत्खनन आरंभ किया जाना, ये किया गया था 1990-91 में। तो ये सारे जो है बेसिकली क्रम में ही हैं। तो ABCDE ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति के विषय में। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो इंडो आर्य या फिर द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित थे। इनकी जो लिपियां थी वो चित्रात्मक लिपि थी और इसकी जानकारी हमें धौलावीरा से मिलता है। यदि हम इसकी आस्था के विषय में बात करें तो मातृदेवी की पूजा किया करते थे और पशुपति शिव का भी पूजा किया करते थे। समाज की अगर हम बात करें तो इनकी समाज मातृ प्रधान समाज था। ये लोग जादुई आस्था में विश्वास करते थे। इस समय हमें कोई भी मंदिर या फिर देव स्थान का जानकारी नहीं मिलता है। यदि हम आभूषण की बात करें तो स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण का धारण किया करते थे। वस्त्र की बात करें तो चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष छोटे लहंगा और कमरधनी पहना करता था। इस समय का जो खेल है उसमें शामिल है लट्टू और पिट्टू। समाज को 4 वर्गों में इतिहासकारों के द्वारा विभाजन किया गया है, जिनमें शामिल है विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। इस समय का पालतू पशु का नाम है कुत्ता। सामुदायिक महत्व वाली अगर हम अग्निकुंड की बात करें तो उसमें शामिल है आपका कालीबंगा और बनावली। वहीं यदि हम बात करें घरेलू महत्व वाले अग्निकुंड के विषय में तो उसमें शामिल है आपका लोथल, आमरी, नागेश्वर, बगाड़ और राखीगढ़ी। अब हम बात करते हैं इनके आर्थिक जीवन के बारे में। तो नगर विन्यास पद्धति जाल पद्धति यानी कि ग्रिड सिस्टम पर आधारित था। नगर में आयताकार या फिर वर्गाकार चौड़ी गलियां होती थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगर हम वास्तुकला के विषय में बात करें हड़प्पा सभ्यता में तो भारत में वास्तुकला का आरंभ जो है सिंधु वासियों ने ही किया था। हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटता था। भवनें 2 मंजिलें भी मिली है यहाँ पर। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। फर्श जो है वो कच्चा होता था। केवल कालीबंगा में हमें पक्के हुए फर्श मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश मुहरे सेल खड़ी से बनाए जाते थे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर हम बात करें मापतोल से संबंधित तो न्यूनतम भारों के संबंध में हड़प्पा सभ्यता में बाइनरी पद्धति का प्रयोग किया जाता था, जिसका अनुपात है 1:2:8:16 यानी कि मल्टीपल में दिखाई दे रहा है
बस यहाँ पर 4 को छोड़ करके। वहीं यदि हम बात करें उच्चतर भारों के संबंध में तो दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया गया है, जिसमें शामिल है 160, 200, 320 और 640। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की कृषि व्यवस्था के विषय में। तो विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन जो है सिंधु वासियों के द्वारा ही किया गया। सिंधुवासी चावल, जिसकी जानकारी हमें लोथल से मिलता है, बाजरा, इसकी जानकारी हमें लोथल और सौराष्ट्र से मिलता है, रागी और सरसों, इसका उत्पादन किया करते थे। सिंधुवासी हल से भी परिचित थे और इसकी जानकारी हमें बनवाली से मिलता है। कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। गन्ना का कोई भी हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। यदि हम हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन की बात करें तो सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित थे, किंतु उन्हें पालतू बनाने में वे असफल रहे। घोड़े का जो साक्ष्य हमें वो सुरकोटड़ा से मिला है। सुरकोटड़ा से बेसिकली हमें घोड़े की अस्थि पंजर मिला है। सिंधुवासियों को गैंडा, बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवरों का ज्ञान था। शेर का हमें इस समय कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की व्यापार वाणिज्य की बात करें तो सिंधु सभ्यता में धातु की मुद्रा का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय पर आधारित था। सिंधु सभ्यता के लोग अन्य समकालीन सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे। प्रमुख आयातित वस्तुओं की बात करें जिसका हड़प्पा सभ्यता के लोग इंपोर्ट करते थे, उसके विषय में अगर हम बात करें तो टीन मंगवाया जाता था अफगानिस्तान और ईरान से। राजस्थान के खेतड़ी से तांबा मंगवाया जाता था। चांदी का इंपोर्ट होता था अफगानिस्तान और ईरान से। सोना का होता था अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से। सीसा का होता था ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से। और लाजवर्द का होता था मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से। एक चीज आप लोग याद रखना, संभवतः ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्पियों और व्यापारियों का शासन था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सैंधवकालीन मुद्रा को लेकर के। अधिकांश मुद्राएं यहाँ पे हमें सेल खड़ी के बने मिले हैं। इन पर जो आकृति बना हुआ था उनमें शामिल है एक श्रृंगेरी पशु का, लेकिन धार्मिक आकृति वाला भी हमें यहाँ पे सिक्के मिले हैं, जैसे कि कुबड़ वाला बैल। मोहनजोदड़ो में जो सिक्के मिले हैं पशुपति शिव की आकृति उसमें बनी हुई थी। साथ ही पशुपति शिव के आसपास कुछ और भी जानवर थे, जैसे कि हाथी, बाघ, गैंडा और भैंस। कालीबंगा से हमें व्याघ्र का अंकन वाला सैंधवकालीन मुद्रा प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण के विषय में। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत प्रस्तुत किया है। जैसे कि श्रीन रत्नागर कहते हैं कि मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्द मनी के व्यापार में गिरावट हुई, जिसके कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। आर्य आक्रमण को लेकर के बताते हैं आरपी चंदा और मार्टिमम बिलर। आरपी चंदा और मार्टिमम बिलर कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन इसलिए हुआ था क्योंकि बाद में आर्यों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था और इन्होंने हड़प्पा के लोगों को खत्म करके एक नई कल्चर की शुरुआत किया और यही आर्य सभ्यता को बाद में वैदिक कल्चर के नाम से जाना गया। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि मार्टिमम बिलर आर्य आक्रमण तो कहते ही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त ये भी कहते हैं कि इसके लिए इंद्र भी उत्तरदायी था। H.T. लैम्ब्रिक, इनका कथन है कि सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। M.R. मुगल, इनका कथन है कि क्रमशः शुष्कीकरण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। रॉबर्ट एल रैक्स और जॉर्ज एफ डेल्स का कथन है कि निरंतर बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो ये मुख्य विशेषताएं थी हड़प्पा सभ्यता के विषय में। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि किस इतिहासकार ने तर्क दिया कि मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्द मनी के व्यापार में गिरावट हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण था। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, श्रीन रत्नागर। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है और उसके बाद आता है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल अल्लादीनो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में राखीगढ़ी है, उसके बाद है धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। संपूर्ण सभ्यता वर्तमान समय में विषम चतुर्भुज आकृति में बना हुआ है। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो अब तक 2800 स्थल खोजे जा चुके हैं। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक जो हड़प्पा स्थल खोजे गए हैं वो बेसिकली गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एक मात्र स्थल मोहनजोदड़ो 7 बार उजड़कर फिर से बसा था।
पूरब से पश्चिम की अगर बीच की लंबाई देखें हड़प्पा सभ्यता की तो 1600 किलोमीटर की है। उत्तर से दक्षिण के बीच की लंबाई देखें तो 1400 किलोमीटर की है और इसकी जो जलीय सीमा है वो है 1300 किलोमीटर का। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः 3 नदियों के किनारे बसा हुआ था, जिनमें शामिल है सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी। आगे यदि हम बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पक्की मिट्टी की स्त्री की आकृति बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में दुर्ग जो हैं वो नगर के पश्चिम भाग में अवस्थित हैं। अब हम बात करते हैं आमरी के विषय में। तो आमरी का खोज जो है एनजी मजुमदार के द्वारा 1929 में किया गया था और यहाँ से हमें जो साक्ष्य मिला है उनमें शामिल है प्रारंभिक हड़प्पा कालीन दुर्गीकरण, मृदभांडों पर पहली बार पशु अंकन के साक्ष्य। इसके अतिरिक्त बारहसिंगा के साक्ष्य भी हमें आमरी से मिलता है। कुछ प्रमुख स्थल जैसे उत्तर प्रदेश का सनौली, यहाँ से हमें मानव सावधान मिला है। उत्तर प्रदेश का हुल्लास, यहाँ से हमें गेहूं मिला है। उत्तर प्रदेश का मंडी से हमें स्वर्ण के सिक्के मिले हैं। कुंतासी से हमें रेशमी सूती वस्त्र मिला है। शिकारपुर से कोदो मिला है। अब हम बात करते हैं गुजरात के महत्वपूर्ण कच्छ के क्षेत्र में बसे स्थलों के विषय में। तो इसमें शामिल है देसलपुर, सुरकोटदा, धौलावीरा और शिकारपुर। वहीं यदि हम बात करें गुजरात के खंभात क्षेत्र में अवस्थित क्षेत्रों के विषय में तो इसमें शामिल है रोजदी, रंगपुर और लोथल। पंजाब के 2 प्रमुख स्थल हैं संघोल और दधेरी। हरियाणा में है राखीगढ़ी और बनवाली।